हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीएससी ने अपने सिलेबस में 30% कटौती की है, जिसकी वजह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में से हट गई है। ठीक है ना। और आज हम बात कर रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो इस सिलेबस के अंदर आपके रहेगी। ठीक है ना। तो इस प्रमेय को देखिए आप, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या कहती है? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाए, वो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। ठीक है ना। यानी खुद का भाग जाए, स्वयं और एक का, इन दो चीज़ों का अगर भाग जाए तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? जैसे देखो, सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 और आपके 71, 73, 79, फिर आपके 83, 89 और आपके 97, 101, 103, इस टाइप से बहुत सारी होती है, अनंत तक होती है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या इन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता है। आप सभी जानते होंगे कि एक का भाग तो सब में जाता ही है, और एक का तो सब में जाएगा, और एक के अलावा अगर खुद का ही भाग जाए तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2, तो 2 के अंदर 2 का ही जाता है और 2 के अलावा 1 का जा रहा है। 3 में देखिए, 3 में 3 का जाता है और 3 के अलावा 1 का ही जा रहा है। 5 में देखिए, तो 5 में 5 का जाता है, और यहाँ पर हाँ, भाग जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पॉइंटों में जाए। ठीक है ना। भाग जाने का मतलब ये है कि भाग पूरा जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा 15, तो 15 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर 3 का और 5 का और 15 का और आपके 1 का, इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है। यानी स्वयं और एक के अलावा इन दो अंकों का भी भाग, इन दो संख्याओं का भी भाग जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या क्या है? यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा 24, तो 24 जो है, 24 में 24 का भाग जाता है और 1 का जाता है। इन दोनों के अलावा भी 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। तो बहुत सारी संख्याओं का अगर भाग जाए, 12 का जा रहा है, तो इस प्रकार से ये जो भाग जा रहा है बहुत सारी संख्याओं का, इसलिए ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रमेय के ऊपर। ठीक है ना। तो देखो, ये क्या कहती हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के
आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे 140 जो है इसका हम अभाज्य गुणनखंडन देखें तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 70 बार, 2 का भाग जाएगा 35 बार, और यहाँ पर देखिए 3 का नहीं जा रहा है, 5 का देंगे 7 बार और 7 का भाग देंगे 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार से लिखे जाएंगे, तो देखिए 2 × 2 × 5 × 7, ये हमने लिखा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 मतलब एक भाज्य संख्या थी, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। ये और ये इस प्रमेय के अनुसार ये दोनों चीजें एक ही है, यानी इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अभाज्य किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन होता है, इसमें अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 बार आया है तो 2 की घात 2, फिर 5 की घात 1, 7 की घात 1, तो ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान आपको होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित प्रश्न के बारे में। एक चीज़ और देखते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग यानी ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये प्रमेय आपके कहाँ पर यूज़ होती है। तो इसका पहला यूज़ कहाँ होगा पता है, इसका अनुप्रयोग ये है कि संख्याओं के यानी कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में इस प्रमेय का प्रयोग होगा। देखो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में इस प्रमेय का प्रयोग होगा। दूसरा, इस प्रमेय का प्रयोग होगा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को पता करने में। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को पता करने के लिए ये ध्यान रखना है, इनका ये उपयोग होगा। ठीक है ना। तो इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्या कह रही हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस लाइन का मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि किसी भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंडित करें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें, तो इन अभाज्य संख्याओं का ये क्रम चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, ये इसमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। और अनुप्रयोग क्या है इसके, तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में इसका उपयोग होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को पता करने के लिए इसका उपयोग होता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण 5। देखिए ये क्या कह रहा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। मतलब यानी कि 4 की पावर n जो है, इससे जो संख्याएं बनेगी उन संख्याओं की बात कर रहा है। और यहाँ पर n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 और इस प्रकार से अनंत तक। इन प्राकृत संख्याओं के अगर यहाँ पर मान रख दिए जाए तो क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो मुझे मिलेगा 4 की पावर 1 यानी कि 4। अगर मैं देखता हूँ n बराबर 2 रखूँ तो क्या मिलेगा, 4 की पावर 2 यानी 4 × 4 यानी कितने मिले, 16। यहाँ पर देख रहा हूँ n बराबर में 3, तो यहाँ पर मुझे संख्या क्या मिलेगी, 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 64। इस टाइप की संख्याओं की ये बात कर रहा है।
ठीक है ना। तो संख्याओं पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या n का ऐसा कोई मान हो जिस पर ये जो है वो 4 मतलब 0 किस पर 0 पर समाप्त होती है, क्या ऐसी संख्या। तो हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से चेक करने का कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित कब होगी, किसी संख्या से विभाजित तब होगी जब उसमें, देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो इसने ये कहा है कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं होता, ये चेक करना है। तो शून्य पर समाप्त होने की बात को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंदर 5 का भाग जा रहा है वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है, जैसे कि मैं 10 की बात करूं तो ये जो संख्या है इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड जरूर होगा। कैसे 2 × 5 होते हैं तब 10 आते हैं। जैसे मैं कहूँ 100 तो 100 कैसे आएगा, तो 2 × 5 × 5 सॉरी हाँ 2 × 2 × 5 × 5 ये, तो इसमें देखो 5 आ रहा है। यानी कि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 मतलब 5 से विभाजित जरूर होगी। यानी कि इस संख्या का पता करना है कि ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो हमें ये चेक करना होगा कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 है या नहीं है। अगर इसमें 5 अगर अभाज्य गुणनखंड में है तो ये 5 से मतलब शून्य पर समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं वो समझो। देखो हल, संख्या क्या है 4 की पावर n, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो ये यहाँ पर आधार हैं, इस आधार के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सभी को पता होगा 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितनी है n। तो देखिए यहाँ पर 4 का कैसे हुआ, आपको नहीं पता हो तो देख लो। 4 है, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 बार आया है, ठीक है ना। तो 4 की जगह 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर n यानी घात n। अब यहाँ पर देखिए घातों का गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 2n, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना है, देखो ये जो आधार है इस आधार में अभाज्य गुणनखंड कौन है 2। क्या इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है। तो कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 मौजूद हो। क्या मौजूद हो, 5 और 2 मौजूद हो, ठीक है ना, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 मौजूद हो, ये तभी हो सकता है। परंतु 4 की पावर n में केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये आपका आंसर रहेगा। समझ में आया, इस टाइप से करना है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये प्रश्न देखो और इसमें कौन सी विधि बोला गया है,
अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अर्थात जिन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है ना। तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर देखो क्या रहेंगे। अगर नहीं आता है डायरेक्ट तो आप ऐसे बनाओ गुणनखंड, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 2 × 3। तो क्या हो जाएंगे? 2 × 3। अब देखो फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, बीस के अभाज्य गुणनखंड में देखना, ये 20 है। 20 में देखो 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। ये देखो तो यहाँ पर 2 की घात 2 × 5 की घात 1, तो ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब HCF का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो HCF निकलता कैसे है? तो इसका मतलब होता है संख्याओं, जिन दो संख्याओं की बात करें उन संख्याओं का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और उसकी छोटी घातों का गुणनफल जो होता है वो होता है HCF। देखो इसमें HCF निकालने के लिए आपको पहले उभयनिष्ठ देखना होता है, यानी संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ कौन है। तो देखो इनमें उभयनिष्ठ कौन है? 2। कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है? 2। अब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड में छोटी घात देखनी है। यहाँ पर घात कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? 2। तो छोटी घात कौन सी होगी? 1। तो यहाँ पर 2 की घात 1, छोटी घात लगानी है। तो 2 की घात 1 मतलब कितने हो गए? 2। तो ये आपका हो गया HCF। LCM कैसे निकालते हैं? तो LCM का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का आप LCM निकाल रहे हैं उन संख्याओं से संबंधित जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उन सभी को लिखना है और उन पर बड़ी घातें लगानी हैं। तो देखो कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले 2 आ गया, फिर आपके 3 आ गया, फिर आपके देखो 2 वापस नहीं लिखना है। अब नया कौन है? 5। अब ये जितने टाइप के आपने अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं उनमें बड़ी घात लगानी है। 2 हैं तो 2 पर 2 प्रकार की घातें हैं, एक तो 1 और एक है 2। तो इनमें से बड़ी कौन सी है? 2। तो यहाँ पर कौन सी घात लगेगी? बड़ी घात, क्योंकि LCM निकाल रहे हैं। HCF निकालते हैं तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ देखना है कॉमन, और उस कॉमन पर छोटी घातें लगानी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कॉमन एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा, ऐसा भी नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आगे प्रश्नों में बताएंगे। देखो फिर ये जितने भी टाइप के लिखे उसमें बड़ी घातों को लिखना है। तो 2 की घात बड़ी हो गई 2। अब 1 की घात तो मतलब 3 की घात तो 1 ही है और 5 की घात भी 1 ही है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। फिर यहाँ पर 3 × 5 कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 60। ये आ जाएगा आपका LCM। क्या आ जाएगा? LCM। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र भी है, इस सूत्र को आप समझ लो पहले। देखो एक सूत्र होता है, इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र क्या कह रहा है? देखो जिन दो संख्याओं का आप जैसे मान लो 2 कोई संख्या है A व B, इन दो संख्याओं का आप ये मान लो कि ये कोई धनात्मक संख्याएं हैं। 2 संख्याओं का HCF और LCM, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपका सूत्र है, याद रखिएगा। ये जांच करने के में काम आएगा और HCF और LCM निकालने में भी काम में आएगा। तो देखो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का HCF × LCM होता है। ठीक है ना। ये सूत्र याद रखना, आगे देखेंगे इसको। और देखो अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 7। देखो इस प्रश्न को देखना, उदाहरण 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका मतलब आप अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे। तो देखो 96 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ठीक है ना। ये देखो तो इसमें अगर नहीं आता है तो इस टाइप से करेंगे आप। 2 का भाग कितनी बार गया? 4 और 48 बार।
2 का भाग कितने बार गया 24 बार, 2 का भाग कितने बार गया 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, इस टाइप से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आया, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की घात 5, और 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की घात 1। अब हम बात कर रहे हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखिए, तो 404 के निकाल लो। ये रफ काम है, आप ये प्रश्न के अंदर नहीं करेंगे। देखो 2 का भाग 202 बार, 2 का भाग 101 बार, और अभी मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें मतलब 101 का ही भाग जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और इंटू 101, तो ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF इससे ज्ञात करेंगे और फिर इनका LCM निकालिए। मतलब ये फिर बोला गया है, अगर डायरेक्ट लिखा होता है HCF और LCM ज्ञात कीजिए तो यही तरीका होता, लेकिन इसने लिखा और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र का प्रयोग करके HCF की सहायता से LCM ज्ञात करना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा था A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, उस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर LCM भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले HCF कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि HCF ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखना है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हुआ 2। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 है। और इसमें छोटी घात देखनी है, यहाँ पर बड़ी घात 5 है, छोटी घात कितनी होगी 2, तो यहाँ पर कितनी आएगी 2। तो यानी 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 बार गुणा करवाना है। ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। इस टाइप से आपके ये HCF निकलेगा। अब हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो A B कौन है संख्याएं, तो जिन संख्याओं की बात कर रहे हैं वे संख्याएं, तो संख्याएं हैं 96 और 404। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 4 है, और LCM हमें पूछा गया है, तो LCM को यहीं पर LCM लिखेंगे। यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, तो LCM को यहीं पे रखो। 4 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग के अंदर, और यहाँ पर है 96 और यहाँ पर 404। अब देखो 4 से इसको काट लोगे 101 आ जाएगा, और 101 से इसको गुणा करवाएंगी तो आ जाएगा 9696 बराबर आ जाएगा LCM। ये आंसर होगा आपके। ठीक है ना। इस टाइप से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी। धन्यवाद।